जब भी हम किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। Assalamu alaikum. This is Amaima Iftikhar from Upmark and in this video we are going to discuss about documents. जब भी हम किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। आज हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में बात करने लगे हैं या उन एप्लीकेंट्स के बारे में बात करने लगे हैं जो एज डिपेंडेंट्स जो हैं अप्लाई करते हैं। लाइक अगर आपके हस्बैंड या वाइफ एज मेन एप्लीकेंट उन्होंने अप्लाई किया है एंड दे आर गोइंग फॉर देयर हायर स्टडीज और आप उन्हें कंपनी करने के लिए साथ जा रहे हैं, सो यू आर अ डिपेंडेंट। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि डिपेंडेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। जैसे कि सबको पता है कि दिस इज लास्ट इनटेक जिसमें वो जा सकते हैं और अगर दोबारा वो जा सकते हैं नेक्स्ट इनटेक से जा सकते हैं तो वो किन कंडीशंस किन टर्म्स पे जा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपके हस्बैंड या वाइफ आप अपनी हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम यूके की बात कर रहे हैं। सो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ यूके जा रहे हैं, राइट, और उनको जो है और आप उनको एक कंपनी करने के लिए जा रहे हैं तो आप उनके डिपेंडेंट हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, राइट। अगर आपके बच्चे हैं तो टेक्निकली वो भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ, अपार्ट फ्रॉम योर स्पाउस एंड किड्स nobody is allowed to go on dependent visa। कुछ स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि क्या मेरी बहन जा सकती है, क्या मेरे जो है भाई जा सकते हैं, क्या मेरे पेरेंट्स जा सकते हैं, क्या मैं एज गार्डियन जा सकता हूँ? तो ऑब्वियसली नॉट। सिर्फ आपके स्पाउस या फिर उसके अलावा आपके किड्स, दैट्स इट। ये आपकी जो है वो न्यूक्लियर फैमिली, इमीडिएट फैमिली होती है और यही अलाउड होते हैं स्टूडेंट वीजे पे एज डिपेंडेंट जाने के लिए। अच्छा, दूसरा हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि ये लास्ट इनटेक है। ये लास्ट इनटेक सिर्फ इस टर्म पे है अगर आपने दोबारा लेवल 7 की कैश पे उनको लेके जाने की कोशिश की। अगर लेवल 7 का कैश है देन आप अपने डिपेंडेंट्स को लेके नहीं जा सकते। बट अगर आप पीएचडी में इनरोल होते हैं तब डेफिनेटली आप अपने डिपेंडेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं वीज़ा, आप अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। बट फॉर मास्टर्स प्रोग्राम टेक्निकली दिस इज लास्ट इनटेक। जिनका कोर्स जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा वो नहीं लेके जा सकते। लेट्स से अभी मेन एप्लीकेंट है, उसका कोर्स है सितंबर 2023 में स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर अभी वो अपने जो डिपेंडेंट्स को साथ ना भी लेके गया तो वो बाद में भी बुला सकता है, सही है। अच्छा, अभी ये सारी रूल्स जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुए, अभी ये एक कह लें कि अनाउंसमेंट है, ये इम्प्लीमेंट होने जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में जो है वो डिटेल बता दिया था कि स्टूडेंट वीज़े के लिए आपको वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम, कैश के टाइम, ऑफर लेटर के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके साथ आपके डिपेंडेंट्स हैं या आप खुद डिपेंडेंट हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अभी भी टाइम है ऑब्वियसली, अगर अभी भी इसमें से कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस है तो अभी भी आप उसको पूरा कर सकते हैं ताकि आपको 11th आवर में कुछ ना करना पड़े। सो अगर हम बात कर लें हमारे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं या स्टूडेंट वीज़े के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने लगी हूँ, या हमारे जो इंटरेक्ट करने के दो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी होती है और एक एम्बेसी होती है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो स्टूडेंट को डेफिनेटली एम्बेसी यूनिवर्सिटी से कैश चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कैश तक तो सिर्फ ऑब्वियसली आपका मेन एप्लीकेंट जो होता है, जो स्टूडेंट मेन होता है, उसका ही प्रोसेस चलता है। आपके साथ अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो वो कैश आने के बाद उनकी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अच्छा, एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन उनकी भी 28 डेज ओल्ड ही स्टेटमेंट चाहिए। जिस टाइम वीज़ा उनका लॉन्च करना है, जिस टाइम उनकी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, उस टाइम उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 28 डेज ओल्ड होनी चाहिए। और किस तरह से कैलकुलेट होती है, अगर वो आउट ऑफ लंदन जा रहे हैं तो 6300 उनको अपने फंड शो करने पड़ते हैं, और अगर वो लंदन जा रहे हैं तो 7600। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर एक डिपेंडेंट है, दो हैं, तीन है, तो इस तरह से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन 28 डेज ओल्ड स्टेटमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट। उसके अलावा उनके अगर एक्सपेंसेस की बात कर ले, वही 470 पर एनम उनकी IHS है। अच्छा, जितने एक्सपेंसेस इनकर होते हैं ना आपके पूरे प्रोसेस में, अपार्ट फ्रॉम इनिशियल डिपॉजिट, बाकी सारे एक्सपेंस जो हैं वो जितने भी लोग होते हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेट्स से IHS है 470 पर एनम प्लस 235, सो इट विल बी 705।
अगर मेन एप्लीकेंट के साथ सिर्फ स्पाउस है देन इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, लाइक 705 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर साथ एक आधा बच्चा भी है तो जितने भी बच्चे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा फिर उसके बाद आ जाते हैं एम्बेसी फी। एम्बेसी फी अगेन 370, अगर 2 लोग हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 4 हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 एंड सो ऑन। उसके बाद आपका वही टीबी टेस्ट की, ऑब्वियसली सबके टीबी टेस्ट होने हैं क्योंकि सबको चाहिए। फिर उसके बाद ट्रैवल एक्सपेंस भी सबके आने हैं। सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट और जो आपकी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्सपेंसेस है ना, सिर्फ वो जो हैं वो सिर्फ मेन एप्लीकेंट के हैं। अच्छा एक्सपेंसेस की बात कर ली, बैंक स्टेटमेंट की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि इनका प्रोसेस एक्चुअल स्टार्ट कहाँ से होता है। लेट्स से मेन एप्लीकेंट का कैश आ गया, राइट। कैश आने के बाद अब आपने क्या करना है, जब वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करना है उस टाइम ऑब्वियसली आपने 28 डेज ओल्ड स्टेटमेंट मेन एप्लीकेंट की दी होगी तो आपका कैश आया होगा, राइट। अब आपका कैश आ गया। कैश आने के बाद आपका अब आपने जो है सबने इकट्ठे जो है वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। जिस टाइम आपके मेन एप्लीकेंट का कैश आ जाए उस टाइम मेक श्योर करें कि जो डिपेंडेंट है उसकी स्टेटमेंट जो है, उसके जो फंड्स है वो भी 28 डेज ओल्ड ही होने चाहिए, कंजेक्टिवली 28 डेज ओल्ड। अगर उसमें से एक दिन भी आप ब्रेक कर देते हैं या आप कुछ अमाउंट निकाल के दोबारा करते हैं तो जिस दिन दोबारा आप उसमें जो है वो डिपॉजिट कराएंगे उस दिन से काउंट होना शुरू होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जब आपने वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर ली, वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करने के बाद अब आपने बायोमेट्रिक्स के लिए जितने भी लोग हैं वो साथ गए। अब आपने आउटकम का वेट करना है। अब यहाँ पे जो मेन एप्लीकेंट को डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। अब बात ये कर लेते हैं कि डिपेंडेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अच्छा उसकी जो लाइक जो उसका पोर्टल है वहाँ पे उसके जो मेन एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड होने हैं उसमें मैंडेटरी मैं आपको बता रही हूँ कैश, ठीक है। अगर तो 7 एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, अगर तो आप जो मेन एप्लीकेंट है वो ऑलरेडी यूके में है और आपने यहाँ पे बाद में अप्लाई किया है या करना है, देन आपको बीआरपी कार्ड चाहिए, वहाँ एग्रीमेंट चाहिए, उसके बाद कैश चाहिए और इसके अलावा दैट्स इट, ये चीज़ें आपको चाहिए। अच्छा फिर टीबी टेस्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, मैं डिपेंडेंट की बात कर रही हूँ, पासपोर्ट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एफआरसी कहते हैं उसको, वो चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमआरसी कहते हैं, वो चाहिए। उसके बाद प्रेफरेबल है कि अगर आप अपनी फैमिली पिक्चर्स भी अपलोड कर दें, ठीक है। इन सम केसेस अगर उनको कहीं से ये डाउट होता है कि दिस इज नॉट जेन्युइन रिलेशन, ठीक है, मतलब फॉर एनी रीजन अगर वो आपसे कुछ और भी मांग सकते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि वो आपसे इवन व्हाट्सएप की चैट भी मांग लेते हैं, ठीक है, कि आपकी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई है काइंडली आप वो भी जो है ना हमें मेल के थ्रू भेजे या जैसे भी है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अब बैंक स्टेटमेंट अगर तो मेन एप्लीकेंट के अपने अकाउंट में है तब भी वो सेपरेट अप्लाई कर सकता है। आप जो अगर डिपेंडेंट के अपने अकाउंट में है तब भी वो सेपरेट अप्लाई कर सकता है। अगर तो मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में है तब वो उसको साथ अप्लाई करना है, ठीक है, फिर सेपरेटली अप्लाई नहीं करना। अगर जो डिपेंडेंट है वो अपने पेरेंट्स की, इन लॉज की नहीं, अगर पेरेंट्स की स्टेटमेंट यूज करना चाहे देन उसको साथ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, बे फॉर्म नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बर्थ सर्टिफिकेट एंड बे फॉर्म। सो आपने जो है अपना बी फॉर्म को जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं कंसिडर करना, और अगर आप अपने पेरेंट्स की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट भी हो, अगर नहीं है तो उसको भी जो है आप रिक्वेस्ट कर दे नादरा से या जहाँ से भी वो यूनियन काउंसिल से बनता है वहां से आप बनवा लें, ताकि आपको 11th आवर लाइक जिस टाइम वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं उस टाइम आपको याद ना है कि ओहो तब ये तो बी फॉर्म था जिसको मैं बर्थ सर्टिफिकेट समझ रहा था या समझ रही थी। एनीवेज ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपलोड कर दिए, देन आपकी जो है वेट करेंगे वीजा आउटकम का। इसके बाद एक्चुअली आप बायोमेट्रिक्स के लिए जाएंगे, देन यू विल वेट फॉर योर आउटकम, और फिर जो भी आपका रिस्पॉन्स आता है, और 99% जो है वो अच्छा ही रिस्पॉन्स आता है। जस्ट इन केस के एक्चुअल में रिलेशनशिप जेन्युइन ना हो तब मैंने वीज़ा रिफ्यूज़ होते हुए देखा, या बिल्कुल जो है अभी आपने वीज़ा फाइल किया है, ठीक है, और 1 महीने पहले आपने निकाह किया है, तो ये भी उनके लिए डाउटफुल सी बात है। एटलीस्ट अगर आपका 1 साल पुराना है निकाह तब भी आप जो है ये डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया करें, वरना 1 साल के बाद कर ले, कोई इतनी ऑब्वियसली आपके हस्बैंड आपके वाइफ हैं, आपने उनके पास ही जाना है ना,
लेकिन ये देखा करें कि मेरी वीज़ा प्रोबेबिलिटी क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसमें ऑलमोस्ट सभी जो डिपेंडेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लिया। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अस। आप कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, प्लस यू कैन अप्रोच अस ऑन व्हाट्सएप, और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब आवर चैनल देन डू इट राइट नाउ। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो स्टडी रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, जोन सी कंट्री हम डील करते हैं, लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, मलेशिया, दुबई, आइलैंड, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क अस, यू कैन अप्रोच अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।